हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यास अप्रोच में। आज के इस सेशन में मैं कराने वाला हूं वर्ष 2023 में जो यूटेट फर्स्ट हुआ था उसके मैथमेटिक्स पोर्शन के उन क्वेश्चंस को जो कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो लिखा है रेखा x प्लस वाई बराबर 0 निम्न में से किस चतुर्थांश ऑब्लिक चतुर्थांशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आपको चतुर्थांशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, जब किसी प्लेन को दो लंबवत रेखाओं के द्वारा बांटा जाता है तो वह प्लेन क्या होता है, चार भागों में बढ़ जाते हैं जिनका नाम हम बोलते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में जो साइन होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, दूसरे में होते हैं माइनस प्लस, तीसरे में होते हैं माइनस माइनस, चौथे में होता है प्लस माइनस। अब इन्हीं चिन्हों के आधार पर हम पहचानेंगे कि x प्लस वाई इक्वल जीरो किस चतुर्थांश से या फिर किस चतुर्थांशों से होकर जा रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया आपको दिया है कि इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू निकल गया माइनस एक्स। यहाँ पर मैं अगर x का मान 1 लूँ तो y का मान निकल जाएगा -1। तो जो बिंदु निकल जाएगा ना, बिंदु कैसे निकालेंगे, x कॉमा वाई के रूप में लिख देते हैं। वो निकल जाएगा 1 कॉमा -1, यानी कि इसके जो साइन निकल जाएंगे प्लस कॉमा माइनस, यानी कि ये तो हो गया प्लस कॉमा माइनस, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस, प्लस कॉमा माइनस का मतलब हो गया तीसरे चतुर्थांश में हो गया एक। तो अगर मैं क्या कर लूँ यहीं पर x का मान मैं अगर क्या ले लूँ -1 लूँ तो y का मान निकल रहा माइनस इंटू -1, यानी कि 1 निकल रहा। तो बिंदु जो निकल जाएगा ना, बिंदु निकल जाएगा x कॉमा वाई के रूप में लिख देंगे, वो निकल जाएगा -1 कॉमा 1। अगर इसको केवल साइन देखो तो माइनस कॉमा प्लस निकल रहा, माइनस कॉमा क्या निकला प्लस, माइनस कॉमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो हमको वो रेखा मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जो रेखा है वो दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर जा रही है, यानी कि ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 5 का भाग देने पर शेषफल 3 आ जाता है। कोई भी संख्या सोच सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है। वो संख्या मेरे समझ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8। ठीक है, अगर 5 को आप 8 से भाग देते हो ना, 5 एकम 5, शेषफल कितना जाएगा 3, ये रिमाइंडर निकल गया। अब ये बोल रहा है जो संख्या आपने सोची, यानी कि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करोगे। मैंने संख्या कौन सी सोची थी, 8। 8 का वर्ग निकालूंगा, 8 का वर्ग का मतलब हो गया 8 गुना 8, यानी कि 64। अगर मैं 64 को फिर से 5 से भाग करूंगा, शेषफल कितना आएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बच गया, फिर 4 उतर गया, 5 गुना 10, शेषफल कितना निकल गया 4। तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यदि 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं और 50% लोग वाई अखबार पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तब कितने प्रतिशत लोग इन दोनों इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, मान मान लिया जाए 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, कुल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या मैंने मान ली 100। अब 100 का जो 40% होगा ना, 100 का 40% कितना आएगा 40। 100 का 50%, 100 का जो 50% होगा ना, 50% वो कितना होगा 50 होगा, और 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले सर्कल बना लेंगे, फिर दूसरा सर्कल बना लेंगे दूसरे अखबार के लिए, एक आयत बना लेंगे इसके बाहर जो कि कुल व्यक्तियों की संख्या को डिनोट करेगा। ठीक है,
जो दोनों सर्कल्स के बीच में जो कॉमन पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों अखबारों को दिखाएगा। ये पहला वाला सर्कल एक्स अखबार के लिए, दूसरा वाला सर्कल वाई अखबार के लिए, और जो ये बीच का पोर्शन है ये एक्स और वाई दोनों के लिए दिखाएगा। तो दोनों अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं? 10। यानी कि यहाँ 10 लोग भरे गए। अब आपको पता है कि 40 लोग, 100 में से 40 लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। उन 40 में से 10 लोग ऐसे हैं जो एक्स भी पढ़ते हैं, वाई भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब केवल प्योरली एक्स पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 30 लोग। 50 लोग ऐसे हैं जो वाई अखबार पढ़ते हैं, और उन वाई अखबार पढ़ने वाले 50 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जो एक्स भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब प्योरली वाई पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 50 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 40। अब इन तीनों को जोड़ दो, 40 धन 10 50, 50 धन 30 कितना हो गया? 80। 80 लोग ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। 100 में से 80 लोग ही अखबार पढ़ते, तो कितने लोग नहीं पढ़ते होंगे? 20 लोग। यानी कि 100 में से 20 लोग अखबार नहीं पढ़ते, तो इनका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आएगा। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है? इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं है बोल रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों के हरों को क्या कर देंगे? बराबर बना लेंगे, ठीक है। -5/6, ठीक है। दूसरी संख्या दे रखी है 7/8। अब इनके हर यानी कि 6 और 8 का मैं क्या ले लूँगा? एलसीएम ले लूँगा। कितना आता है? 24। 6 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। यानी कि -5/6 के अंश को भी 4 से गुणा करूँगा, हर को भी 4 से गुणा करूँगा, तो आ जाएगा -20/24। इसी तरीके से 7/8 के हर को 24 बनाने के लिए क्या करूँगा? 8 का भागा 24 में दूंगा, कितनी बार आता है? 3 बार। यानी कि 7/8 के हर को 24 बनाने के लिए इसके अंश को भी 3 से, हर को भी 3 से गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 7×3 = 21, 8×3 = 24, यानी 21/24। तो अब ये बोल रहा है कौन सी इसमें कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में नहीं आती है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं इसको, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे -1 -2 -3 करते करते यहाँ पर आगे को बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाना है? -20 तक, ठीक है। सबके नीचे 24 लिख दो आप, ऐसे ऐसे। 0/24 जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। एक इधर को 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे, सबके बट्टे में 24। कहाँ तक लिख लो? यहाँ तो 21 तक बोल रहा है, तो 21 तक गिनतियाँ लिख लोगे, और सबके हर में क्या लिख दोगे? 24 लिख दोगे, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ 1 से लेके 21 तक है, यहाँ -1 से लेके -20 तक है। इससे अंदाजा आ जाएगा कौन सी संख्या इन दोनों इनके बीच में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। सबसे पहले लिखा -17/24, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ। 17/24 कहीं यहीं यहाँ होगी, तो आ रही इसके और इसके बीच में आ रही, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, क्या लिखा है? 5/6। 5/6 इसके हर को 24 बनाने के लिए क्या करूँगा? इसको 4 से गुणा कर दूंगा, यह जाएगा 20/24। यानी 20/24 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा ना, यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के बीच में, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? -3/4। सी ऑप्शन देखो, -3/4। इसके हर को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 6 से, अंश और हर को। तो 6×18 -18/24 आ जाएगा। -18/24 कहीं यहीं यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बचा कौन सा? ऑप्शन डी। डी को भी चेक कर लेते हैं। तो -11 कितना दे रखा है? 12। -11/12, -11 गुणा कितना लिखूंगा? 2, और 12 गुणा 2, क्योंकि हर को 24 बनाना है, तो -22 बट्टे कितना आएगा? 24। -22 कहाँ चले जाएगा? -20 के इस तरफ होगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया 3 खरीदने पर 2 मुफ्त मिलती है, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त। सपोज कर लो आप 3 टी शर्ट खरीदने गए किसी मॉल में,
आपको 2 मुफ्त में मिल गई, यानी कि आप घर कितनी टी शर्ट लेके आ जाएंगे? 5 टी शर्ट लेके आ जाएंगे। पर वहां पर आपने पैसा कितने टी शर्ट का दिया? केवल 3 का दिया। ठीक है ना? सपोज कर लो एक टी शर्ट का मूल्य, माना एक वस्तु का मूल्य, वस्तु या टी शर्ट कुछ भी बोल लो, समझना ही है मेरे को। माना एक वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। सपोज कर लो इतना। तो 3 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? 300 होगा ना। एक का 100 है तो 3 का कितना होगा? 300। 5 का कितना होगा? 500 होगा। पर मैंने दिया कितना वहां पर? 300 दिया। लेकर कितने वस्तु आया? 5। यानी कि मुझे छूट कितने की मिली होगी? 200 की, क्योंकि 500 से 300 घटा देंगे। तो यहाँ पर जो छूट मिली है ना मेरे को, वो छूट कैसे निकालूंगा? 500 माइनस 300 यानी कि 200। ठीक है ना? तो मुझे छूट का प्रतिशत निकालना है। छूट का छूट का प्रतिशत निकालना है तो क्या करूँगा? जितनी छूट मिली गुणा 100 बट्टे मैंने कितना पे किया वहाँ पर, कितने का पैसा था? 500। 500 पे करने थे। इससे कट जाएगा 2 बार, और इसको भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 500 को 20, 5 शून्य शून्य, यानी कितना आ जाएगा? 40%। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो एक्स और वाई के बीच संबंध होगा। क्या संबंध होगा इसको पूछ रहे हैं। तो इसमें एक सर्कल दिया है, तो हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको रिकॉल कराऊँ, कक्षा 9th में पढ़ रखा आपने कि सपोज कर लो आपने एक चाप ले लिया, ये ए बी, ये चाप ले लिया। इस चाप के शुरू को आपने क्या किया? इस वृत्त के सेंटर से मिला दिया ये, तो एक एंगल बन गया ये। इसी चाप के सिरों को वृत्त के शेष भाग पर भी मिला दिया ये, तो ये एंगल बन गया। तो इसको बोलते हैं परिधि पर बना कोण, इसको बोलते हैं केंद्र पर बना कोण। जो परिधि पर अगर y कोण बन रखा ना, तो केंद्र पर बन जाएगा इसका दुगना, यानी कि 2y बनेगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में भी। समझ में बात आ गई होगी। तो इसमें देखिए, चित्र देखिए आप, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए जो ये वाला कोण होगा वो होगा परिधि पर बना कोण, यानी कि y का दुगना होगा 2y। अब ये पूरा कोण कैसे इस पूरे कोण को बोलेंगे संपूर्ण कोण, यानी कि पूरा कोण कैसे निकालेंगे? इस x में से क्या जोड़ देंगे? 2y को जोड़ देंगे। x में से क्या जोड़ेंगे? 2y जोड़ देंगे। टोटल कितना आ जाएगा? संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो इसका उत्तर निकल गया x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि कौन सा संबंध सही है? यानी कि डी वाले ऑप्शन में जो दिया गया संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान निकालना है। बहुत सरल सा सवाल है। यहाँ पर घंटे, मिनट और सेकंड तीनों की बात करी गई है, और समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। तो घंटे को भी सेकंड में बदल देते हैं, मिनट को भी सेकंड में बदल देते हैं। आपको मालूम है 1 घंटे में कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और एक जो मिनट होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब आप मुझे बताइए 1 मिनट 12 सेकंडों का मतलब कितना हो गया? 60 धन 12, यानी कि 72 सेकंड बन गए। अब 1 घंटे का y प्रतिशत बोला, 1 घंटे का y प्रतिशत कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड है, ऐसा बोलकर 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड का y प्रतिशत निकालें तो गुणा y बट्टे 100 करेंगे। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब हो गया 72 सेकंड। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो मेरे पास बच गया 36 गुणा y बराबर 72। तो y बराबर आ जाएगा 72/36। 36 दूना कितना जाएगा? 72। 36 दूना कितना जाएगा? 72। तो मेरे पास आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाइए अगले सवाल पर। इसमें लिखा है यदि x z से 50% बड़ा है और y z से 25% बड़ा है तो x y से कितना प्रतिशत बड़ा है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है। दोनों में चाहे x की बात करें चाहे y की बात करें, दोनों ही z से बड़े हैं।
तो यानी कि जेड को मान लेता हूँ, प्रतिशत का सवाल तो 100 मान के जरा जल्दी हो जाएगा। माना जेड बराबर कितने हैं 100, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 होता है। अगर 100 का मैं 50% निकालूँ कितना हो जाएगा 50। तो जो एक्स है ना वो जेड से 50% बड़ा है। तो यानी कि 100 तो जेड तो 100 हुआ ही, उससे 50% यानी कि 50 ज़्यादा हुआ, यानी कि कितना हो जाएगा 150। वाई क्या है जेड से 25% बड़ा है, यानी कि जेड कितना ऑलरेडी 100 है, उसमें उससे भी बड़ा है, कितना बड़ा है 25%, यानी 100 का 25% कितना हो जाएगा 25, यानी कि 100 धन 25 कितना हो जाएगा 125। अब बोल रहे हैं एक्स वाई से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई निकाल देंगे, यानी कि 150 में से 125 घटा दूंगा तो कितना रहेगा 25। तो एक्स वाई से कितना बड़ा है 25 बड़ा है। तो मुझे बोल रहा है प्रतिशत में निकालने हैं, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत बड़ा है ये पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस जो है उसको देखो गुणा 100 बट्टे वाई की वैल्यू कितनी है 125। 25 पंचे 125, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 20 बार जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही निकल गया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर P प्लस क्यू बराबर आपको दिया है 10 और पी क्यू बराबर दे रखा है 5। आपको निकालना है P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी निकालना है। इसको एलसीएम ले लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे क्या जाएगा पी क्यू। अब आपने पढ़ रखा है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि P प्लस क्यू दे रखा तो P प्लस क्यू का ही होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होता है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो p प्लस क्यू कितने तरह का 10, 10 का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कितने तरह का 5। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर धन कितना 5 गुना 10, 10 को धन ले जाएंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90। तो ये निकल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना निकल गया 90, और पी क्यू कितने हैं 5, 5 का भागा 90 में कितनी बार जाता है 18 बार, तो कितना देगा इसका सही उत्तर 18, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अब एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3, और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है a/√3। हमको क्या निकालना है इन दोनों का अनुपात, परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात निकालने है। तो मैं क्या करूंगा परिवृत्त की त्रिज्या में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसका भाग दे दूंगा, तो आ जाएगा a/√3 अपॉन a/2√3। तो a/√3 सॉल्व करूंगा तो a/√3 इंटू क्या जाएगा 2√3 अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, एक बार √3 कट गया, तो आ जाएगा 2:1, 2:1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है। अगर आप मान के चलो आपका बोर्ड है वो सभी दिशाओं में बढ़ते जा रहा है जिस पर आप लिखते हो, ठीक है व्हाइट बोर्ड उसको, वो सब दिशाओं में क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो क्या मिलेगा आपको वही तो जो व्हाइट बोर्ड वही तो मिलेगा ना। यानी कि व्हाइट बोर्ड क्या था एक समतल था तो आपको समतल मिलेगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या है सही आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। आपको एक वृत्त दे रखा है, इसके चारों ओर आपको एक वर्ग बना रखा है। ये वर्ग है, इस वर्ग का क्या निकालना है मुझे, इस वर्ग के अंदर जो वृत्त बन रखा है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इस वृत्त का जो व्यास होगा ना इस वर्ग की भुजा के बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया मेरा कि जो वृत्त का व्यास है वो भुजा के बराबर होगा वर्ग की।
भुजाएं कितना 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर कितना है 7, 7 का वर्ग, तो 22/7 गुणा 7 का वर्ग को लिखें 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 यानी कि 22 सत्ते कितना जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक चोर 2:30 पर एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 PM पर लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। वो चोर कब पकड़ा जाए? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चोर ने क्या कर दी, कार को लेके भाग गया, ठीक है ना। यहाँ से ये जो कार थी वो ए बिंदु पर पार्क थी, वहां से भाग के चोर ने चुरा ली गाड़ी और वो पकड़ा गया, कहाँ पर, बी पर पकड़ा गया। जब मालिक पहुंचा कहाँ पर, पार्किंग में पहुंचा। पार्किंग में पहुंचा, उसने देखा कि मेरी जो कार है वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका पीछा करते हुए गया, ए बिंदु से उसका पीछा करते हुए गया और उसको कहाँ पर पकड़ लिया था, बी पर पकड़ लिया था। अब ध्यान देखिए, जो ये चला था 3 बजे शाम को और चोर भागा था 2:30 बजे शाम को, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपको चित्र से समझ में आ रहा कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी, यानी कि मालिक द्वारा तय की गई दूरी और चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होगी। माना चोर 30 समय बाद पकड़ा जाता है, कितने समय बाद, 30 घंटे बाद पकड़ा जाता है। जो चोर है ना, चोरी करने के 30 घंटे बाद पकड़ा जाता है। समझ में बात आ गई। इसका मतलब चोर द्वारा 30 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, चाल गुणा समय, यानी कि चाल कितनी है चोर की 60, समय कितना है टी, 30 घंटे बाद पकड़ा गया। अब वहीं पर जो मालिक है उसको तो आधे घंटे बाद पता लगाना, यानी कि जो चोर पकड़ा गया था 30 घंटे बाद, उससे आधे घंटे बाद क्या हुआ था, मालिक चला था, यानी कि मालिक कितने घंटे तक उसका पीछा करते रहा, T-1/2 घंटे तक पीछा करता रहा। किस चाल से पीछा करता रहा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता रहा। तो कुल तय गई दूरी क्या करेंगे, चाल गुणा समय कर लेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 75 गुणा, ब्रैकेट के अंदर होगा T-1/2, परंतु ये दूरियां क्या है, बराबर, तो हम लिख सकते हैं 60T = 75 × T-1/2। 15 से कट जाता है, 15 को 60, 15×5 = 75, तो 4T = आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर होगा T-1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4T = 5T - 5 × 5 = 2, तो इसको सॉल्व करके मिलेगा T = 5/2 यानी कि 2.5 आवर। यानी चोरी करने के 2.5 घंटे बाद क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। अब चोरी कब की, उसने 2:30 शाम को की, तो 2.5 घंटे इसमें जोड़ दो, कितना बजे पकड़ा जाएगा, 5 बजे पकड़ा जाएगा। कितने बजे पकड़ा जाएगा, 5 बजे, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना होगा? अच्छा ध्यान देखिए, मैं हानि के केस में देख रहा हूँ। हानि की स्थिति में देखो, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 1140 रुपया और हानि दर दे रखी है, हानि प्रतिशत दे रखा है कितना, 5%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे क्या लिखूंगा, 100। विक्रय मूल्य 1140 बराबर क्रय मूल्य में मान लेता हूँ x, 1 माइनस हानि प्रतिशत है 5 बट्टे कितना, 100। इसको सॉल्व कर लो, 1140 बराबर x गुणा ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य यानी कि 20 एकम 20 ऋण 1, 19 बट्टे कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा 1140 गुणा 20/19, 19 का भागा इसमें कितनी बार जाएगा, 60 बार, तो 60 गुणा 20 यानी कि कितना जाएगा, 1200। अब लाभ की स्थिति में देखते हैं, लाभ की स्थिति में
तो यहाँ पर लाभ की स्थिति में मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो मुझे पता लग गया, क्रय मूल्य पता लग गया 1200 रुपया था, और लाभ लाभ प्रतिशत दे रखा मुझे 5%। तो मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। सॉल्व कर दो। क्रय मूल्य है 1200 गुणा 1 प्लस लाभ प्रतिशत 5 है बटे 100। तो 5 से कम 5, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 20 से कम 20 धनी 21। जगह कम है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1200 गुणा 21 बट्टे कितना आएगा 20, इससे कट गया तो आ जाएगा 60 गुणा 21 या एक शून्य, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 1260 रुपये इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब दिया है एक समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम है, तब इसका सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD। इसका समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ए कोण सी के बराबर होगा, बी कोण डी के बराबर होगा। अब चित्र में दिख रहा है मुझे ए कोण छोटा दिख रहा है, बी कोण बड़ा दिख रहा है, तो माना छोटा कोण कौन सा है एक्स, बड़ा कोण कौन सा है वाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे मालूम है समांतर त्रिभुज में इन दोनों कोणों को जोड़ के ए और बी को जोड़ो कितना आएगा 180 अंश आ जाएगा, समपूरक होते हैं। समझ में बात आ गई, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब प्रश्न में क्या दिया है बड़ा कोण यानी कि जो y है वो किसके बराबर है, छोटे कोण यानी कि x के दुगुने यानी कि उसको 2 से गुणा कर दो, से कम है, कितना कम मतलब घटाना है, कितना कम है 30 डिग्री, यह हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x तो x ही रहा, y की जगह कितना रख दोगे 2x माइनस 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो 3x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 30, पक्षांतर कर दे 30 डिग्री को, तो 3x इक्वल हो जाएगा 210 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 210 डिग्री बटे 3 यानी कि 70 डिग्री आ गया। मुझे निकालना है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण मतलब कौन था इसमें y, तो y की वैल्यू निकालनी, y इक्वल टू है 2x माइनस 30, 2 इंटू एक्स, एक्स का माइनस 70 माइनस 30, 72 जा 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना है 110 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी क्या निकल रहा है इसका करेक्ट आंसर निकल रहा है। अब दे रखा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है x का मान ज्ञात कीजिए यदि नीचे दिए गए डाटा का समांतर माध्य शून्य है। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, जो x प्लस 3 है ना, वो x प्लस 3 कितनी बार है 3 बार है, यानी कि x प्लस 3 को हम 3 बार जोड़ेंगे। 3 बार x प्लस 3 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है, उसको 3 से गुणा कर दो, फिर प्लस कर देंगे। x माइनस 7 कितनी बार है 7 बार है, यानी कि x माइनस 7 को 7 बार जोड़ेंगे। 7 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, उसको 7 से गुणा कर देंगे। प्लस x माइनस जो 4 है ना वो 11 बार है, इसको 11 बार जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको 11 से गुणा कर दो। तो ये सब संख्याओं का योग निकल गया। अब इसमें भाग देंगे कितनी संख्याएं हैं, एक्स प्लस 3 3 बार थी, एक्स माइनस 7 7 बार थी, एक्स माइनस 4 11 बार थी, तो टोटल कितनी संख्याएं थी 11 धन 7 कितना हो जाता है 18, 18 में 3 जोड़ दो कितना हो 21। तो ये निकल गया इसका माध्य। माध्य कितना दे रखा है इसका 0, इसको तिरछा गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 7 इंटू 7 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 11 इक्वल टू 0। ठीक है, 21 गुणा 0 आ जाएगा। 3 गुणा 1 3 एक्स हो गया, 3 3 9 हो गया, 7 गुणा 1 7 एक्स हो गया, 7 7 49 हो गया, 11 गुणा 1 11, 11 सबको कितना हो गया 44 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 0, 21 जीरो जा 0। ठीक है, 7 3 10 और 11, 10 और 11 कितना हो 21 एक्स धन, देखो 9 में से 49 घटाओगे 40 आ जाएगा, माइनस 40 और माइनस 44 कितना होगा माइनस 84 इक्वल टू 0। तो x बराबर जाएगा 84 अपॉन 21 यानी कि कितना है 4, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल गई 4। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह के जो कॉन्सेप्चुअल सवाल देखने के लिए बने रहे चैनल के साथ।